हेलो स्टूडेंट, आज के अपने चैप्टर का नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला है टॉपिक व्हाट इज ए सेल। सेकंड टॉपिक है अपना सेल थ्योरी। थर्ड जो टॉपिक है अपना एन ओवरव्यू ऑफ सेल। फोर्थ प्रोकैरियोटिक सेल एंड फिफ्थ है यूकैरियोटिक सेल। तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमारे सराउंडिंग में हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? वो है सेल। अगर सेल प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और अगर सेल अब्सेंट है तो उन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी सेल के प्रेजेंस के बेस पर ही हम उनको लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड करते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपकी बुक में एक नाम दे रखा है इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स किसको कहते हैं? जिनमें सेल नहीं होती है, यानी जो नॉन लिविंग होते हैं। तो सेल इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है, और सेल ही क्या है? हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है। All organisms are composed of cell. Some are composed of a single cell are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called multicellular organism. तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बनते हैं? सेल्स के बनते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म मैनी सेल से मिलकर के बनते हैं, उनको कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया, अमीबा। इनका जो पूरी बॉडी है वो केवल एक सिंगल सेल से बनती है, और सारे फंक्शन उसी सेल से कंप्लीट हो जाते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स है, हायर प्लांट्स है, हायर एनिमल्स है, ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इनमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं, जो अलग अलग काम करने के लिए डिवाइड रहते हैं। तो ये है सेल के बारे में कुछ बातें। अब शुरू करते हैं आज का अपना पहला पॉइंट, व्हाट इज ए सेल। सेल क्या है? तो ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेल्युलर ही क्यों ना हो, उसमें सेल है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी सेल के द्वारा वो अपने लाइफ के जितने भी असेंशियल फंक्शन है उन सबको परफॉर्म करता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है सेल के कारण इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. अगर किसी में सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं रह सकता। तो सेल ही क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। अब हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में। तो सेल की हिस्ट्री क्या है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सा एंड डिस्कवर्ड ए लाइव सेल। एंटोन वॉन जो ल्यूवेनहोक थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? एक लिविंग सेल को देखा था। लेकिन इनसे भी पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो था, उन्होंने भी क्या किया था? सेल को ऑब्जर्व किया था। लेकिन इन्होंने जिस सेल को देखा था वो थी डेड सेल। डेड सेल। और इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था एक कॉर्क प्लांट की बार्क में। इस कॉर्क प्लांट की बार्क में इन्होंने कुछ
हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा और इन्हीं स्ट्रक्चर को इन्होंने पहले कंपार्टमेंट, फिर सेल्यूली और फिर सेल कहा था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने जिस सेल को देखा वो थी डेड सेल। इस सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की थी। ये छोटे छोटे चेम्बर्स इन्होंने कॉर्क बार्क के प्लांट में देखे थे और इनको बाद में इन्होंने सेल कहा था। लेकिन इनके बाद आए साइंटिस्ट एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। इनके पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप था और ये उस माइक्रोस्कोप में लगभग हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, जैसे पानी की बूंद है या दांतों पे जो डिपोजिशन जमा होता है उसको भी ये ऑब्जर्व करते रहते थे। और ऑब्जर्व करते हुए ये देखते थे कि पानी की जो बूंद होती है उसमें कुछ मूवेबल स्ट्रक्चर पाई जाती है और इन्हीं को इन्होंने लिविंग सेल्स बोला। फिर साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो माइक्रोस्कोप जो है उसके इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी पता चली। तो माइक्रोस्कोप से ही हम सेल को डिटेल से देख सकते हैं। तो ये है व्हाट इज ए सेल। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडेन एंड दूसरे थे थियोडोर स्वान। जो स्लाइडेन थे वो थे 1838 में एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में सबसे पहले प्लांट्स को, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी की थी। ये बोटेनिस्ट थे तो ये मेनली किस पे स्टडी करते थे, प्लांट्स की स्टडी करते थे। और इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं। डिफरेंट टाइप्स की सेल्स से प्लांट्स बनते हैं और ये सेल्स मिलकर के टिश्यू बना लेती हैं और इन्हीं टिश्यू के द्वारा प्लांट्स के सारे फंक्शन होते हैं। तो स्लाइडेन जो थे बोटेनिस्ट थे। इनके इसी टाइम पे जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे वो थे थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान 1839 में, ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने जूलॉजिस्ट थे तो मेनली इन्होंने किस पे स्टडी की थी, एनिमल्स पे की थी। और एनिमल्स की स्टडी करते हुए इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स सेल होती हैं उनके चारों ओर एक थिन आउटर लेयर पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया था स्वान ने। इसके अलावा इन्होंने प्लांट्स के बारे में भी एक यूनिक फीचर बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी सेल के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, जो प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टर है। तो स्वान जो थे इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स है या एनिमल्स है वो किसके बने होते हैं, सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बनते हैं। तो ये तो थी सेल थ्योरी जो दी थी स्लाइडन एंड स्वान ने। लेकिन इनकी सेल थ्योरी में एक बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो न्यू सेल्स का ऑब्जर्व फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताया था रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से बनती हैं। यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले बनने वाली सेल है, ये सेल ये डिवाइड होगी और डॉटर सेल्स बनाएगी, यानी न्यू सेल्स बनाएंगी। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं इससे ही नई सेल बनती हैं। तो ये बताने वाले कौन थे, रूडोल्फ विर्चो, यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इन्होंने क्या किया था, जो स्लाइडन और स्वान की सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाइड किया और एक फाइनल
शेप दी थी। अब इनके सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनते हैं। दूसरा, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये थी सेल थ्योरी। प्लांट सेल देखें तो वो है ओनियन पील सेल। ओनियन पील सेल जो है इसको बोलते हैं टिपिकल प्लांट सेल। इस सेल को अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया तो इसमें देखा कि प्लांट जो सेल होती हैं उनके चारों ओर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती हैं। सेल वॉल इनमें पाई जाती है और इस सेल वॉल के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। जबकि हम एक टिपिकल एनिमल सेल देखते हैं, ह्यूमन चिक सेल। ये क्या है, एक टिपिकल एनिमल सेल है। तो इस सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल के बाहर की ओर केवल एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो केवल एक मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। तो ये है प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक बेसिक डिफरेंस। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। इसके अलावा जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं और क्रोमोजोम के अंदर ही क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो यूकैरियोटिक सेल्स में, जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रिमिटिव होता है। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स किसको कहते हैं? ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियाई जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यानी ये क्रोमोजोम है जो न्यूक्लियस में होता है और इसके चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है तो वो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें ये सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. प्रोकैरियोटिक सेल देखें या यूकैरियोटिक सेल देखें, दोनों ही जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म है वो उसी में क्या होता है, सेल की जो मेन सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, चाहे प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें। वेरियस केमिकल रिएक्शन अक्कर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो जितनी भी सेल की केमिकल एक्टिविटीज है वो सब कहाँ पर होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles like the endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें हमने एक डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक डिफरेंस हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस अगर वेल डिफाइंड है तो सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल है। अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है तो सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अलावा इनमें जो दोनों में डिफरेंस पाया जाता है वो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का होता है।
जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स, ये सब यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। फिर है राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। इनके चारों ओर किसी तरह की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। दोनों में होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस इसमें पाया जाता है। उसकी डिटेल स्टडी करेंगे हम आगे के पॉइंट्स में। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, the chloroplast and the mitochondria, and on rough endoplasmic reticulum. ये जो राइबोसोम है वो न केवल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, बल्कि ये टू ऑर्गेनल्स जो है, सेल्स के जो और ऑर्गेनल्स हैं उनमें भी पाया जाता है। जैसे प्लांट सेल में हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जबकि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें भी क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब जो है एनिमल सेल जो होती हैं उसमें एक और ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम है वो भी राइबोसोम की तरह ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये केवल पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं सेल की साइज की। सेल जो होती है वो साइज में क्या होती हैं, वेरी करती हैं। अलग अलग जो सेल्स हैं उनकी साइज, शेप और एक्टिविटीज क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, द स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल है जिसकी लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। जबकि बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल जो होती हैं उसकी लेंथ लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर तक होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच जो होती है उसका जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल्स मानी गई है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। और ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में होती हैं। नर्व सेल्स जो होती हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, और इन सेल्स जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ओस्ट्रिच एग सेल। अब ये तो है सेल की साइज। अगर हम सेल की शेप की बात करें तो सेल क्या होती है, अपनी शेप में भी क्या करती है, वेरी करती है। अलग अलग सेल की शेप जो होती है वो अलग अलग होती है, जो मेनली इनके फंक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे रेड ब्लड सेल, इनकी शेप कैसी होती है, राउंड होती है, बाइकॉनकेव होती है। वाइट ब्लड सेल ये अमीबोइड होती हैं। कोलिमनर इपिथेलियल सेल्स ये लॉन्ग एंड नेरो होती हैं। नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ट्रैकिड सेल कैसी होती है, इलोंगेटेड होती हैं। मीजोफिल सेल्स जो प्लांट्स में पाई जाती है राउंड होती हैं एंड ओवल होती हैं। तो ये है सेल की